माई सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो अपनी मुहिम चला रखी है जिसके अंदर हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड उन सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में चर्चा करनी शुरू की है, जो कि अभी वर्तमान की प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके अंदर इंडियन पॉलिटी सिलेबस का पार्ट होती है, उनमें से अधिकांश में या फिर ऐसा कहें कि सभी के अंदर सिलेबस का पार्ट होती हैं, उनके बारे में चर्चा करनी शुरू की थी। उस पहल के तहत आज का हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 2 क्लासें पहले वीडियो बनाए थे, उनके अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था वो था सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, क्षेत्राधिकार या जुडिशियल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक के अंदर हमने पहले सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कई प्रकार की शक्तियों के बारे में चर्चा की। उनमें सबसे पहले देखा न्यायाधीश की शक्ति यानी कि रिट पावर। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 देता है। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्तियां देखी, जो कि आर्टिकल 132 से लेकर 134 तक के बीच में दे रखी थी। उसके अंदर हमने देखा था कि हाई कोर्ट के निर्णयों के विरोध में अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वहां पर कैसा फैसला कर सकता है। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षेत्राधिकार देखे और अपीलीय क्षेत्राधिकार देखे। फिर हमने आर्टिकल 135 देखा, जिसके अंदर हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट को वो सभी शक्तियां हैं जो कि 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट को हुआ करती थी। इन तमाम अनुच्छेदों पर चर्चा करने के बाद आज हम हमारी इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और हमारा आज का टॉपिक है, उसके अंदर भी हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ शक्तियों की बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बचे हुए अन्य जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। आज का हमारा पहला है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा से हमारा क्या आशय है? न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए विधान का या भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधान का और सुप्रीम कोर्ट के खुद के पहले के सुनाए हुए किसी भी निर्णय की पुनर्समीक्षा कर सकता है, और ये शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधि की या कानून की जांच कर सकता है, देख सकता है कि वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है भी या नहीं। अगर नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये न्यायिक शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति आर्टिकल 137 देता है। तो इसके बारे में तो हम पहले ही मूल अधिकारों के टाइम देख चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, वो सभी मूल अधिकारों को बचाने के लिए थी। वैसे ही शक्तियां न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसका मतलब किसी की भी जो न्यायिक रूप से वो कितना तर्क संगत है कितना नहीं है, इसकी जांच करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 138। ये कोई विशेष प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति नहीं है, यह संसद की शक्ति है। संसद को शक्ति दी गई है कि संसद कोई भी कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में विस्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में विस्तार करने का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में विस्तार से आते हैं कि कुछ मामले ऐसे हैं अब भी जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, जो परिसीमन आयोग हैं, जो कि हमने आर्टिकल 82 के टाइम बात की थी कि परिसीमन आयोग जो कि हमारे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है, उस परिसीमन आयोग की दी गई रिपोर्ट को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अगर संसद चाहे तो परिसीमन आयोग को सुप्रीम कोर्ट के अधीन ला सकती है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि संसद को ये शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में विस्तार कर सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में कमी नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में विस्तार कर सकती हैं। और किस प्रकार का विस्तार? तो जो मामले आज भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं आते उनके तक शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। यह आर्टिकल 138 हमारी संसद को शक्ति देता है। उसके बाद देखा जाए 139 आर्टिकल, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है, वो केवल मूल अधिकारों पर है। मूल अधिकारों का हनन होने पर भारत का सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उसमें था हेबियस कॉर्पस, दूसरा था मैंडेमस, और फिर था हमने देखा था न्यायिक समीक्षा के तहत प्रस्तुतिकरण करना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की भी शक्ति दी गई थी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई और उसमें सर्श्योरी थी, उत्प्रेषण, प्रति निषेध करना, इस प्रकार की जो शक्ति थी ये केवल मूल अधिकारों के मामले में थी। और आर्टिकल 139 का सब क्लॉज 1 कहता है कि संसद अगर चाहे
तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की इस रिट पावर को और भी बढ़ा सकती है। जबकि हमें पता है न्यायाधीश यानी कि रिट की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों पर है, जबकि हाई कोर्ट को विधिक अधिकारों पर भी रिट पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और आर्टिकल 139 कहता है कि संसद अगर चाहे तो ऐसा कानून भी बना सकती है। उसके बाद आर्टिकल 139 के अंदर एक सब क्लोज ए जोड़ा गया और सब क्लोज ए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अगर कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई सारभूत तत्व निहित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस केस को अपने पास सीधा मंगवा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है हाई कोर्ट के मामलों को अपने पास मंगवाने के लिए। लेकिन आर्टिकल 139 का जो सब क्लोज 2 है, सब क्लोज 2 कहता है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वो एक हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई मामला पर चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को किसी दूसरे हाई कोर्ट के अंदर भी भेज सकता है। ओवरऑल मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एक ही प्रकार का मामला राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी चल रहा है और वैसा का वैसा मामला मद्रास हाईकोर्ट के अंदर भी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन दोनों हाईकोर्ट के मामलों को एक जगह कर सकती है, यानी कि राजस्थान के मामले को मद्रास हाईकोर्ट को भेज सकती हैं और उन्हें बोल सकता है कि आप इन दोनों मामलों का गहन चिंतन करो, उसके बाद कोई निर्णय सुनाओ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है वो आर्टिकल 139 का सब क्लोज 2 देता है कि एक हाईकोर्ट के निर्णय को दूसरे हाईकोर्ट में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। पहले यही शक्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक हाईकोर्ट के निर्णय को दूसरे हाईकोर्ट में भेज दो ताकि एक पूरे देश के अंदर एक निश्चित प्रकार का निर्णय लिया जा सके। लेकिन आर्टिकल 139 के अंदर एक सब क्लोज ए जोड़ा गया जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ऐसे मामलों को अपने पास भी मंगवा सकती है। अपने पास मंगवाने के बाद या तो वो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट खुद सुना देता है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद अपना जो भी फैसला है वो अपनी एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को वापस भेज सकता है और हाईकोर्ट को बोल सकता है कि अब आप अपना एक फैसला सुना दीजिए। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष शक्ति देता है जो सभी प्रकार के मामलों को जिनके अंदर कोई विशेष विषय निहित होता है उनको अपने पास भी मंगवा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के जो अभी तक के विषय पड़े हैं इन विषयों के अतिरिक्त इनसे संबंधित कोई आनुषंगिक विषय है तो उस आनुषंगिक विषय की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। तो ओवरऑल मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 138 से लेकर 140 तक के बीच में ये जो 3 आर्टिकल दिए गए, आर्टिकल 139 तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के मामले अपने पास मंगवाने या फिर एक हाईकोर्ट के मामले को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की शक्ति है। ओके, लेकिन आर्टिकल 138 कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर में वृद्धि कर सकती है। ये 139 भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर में वृद्धि की जा सकती है और आर्टिकल 38 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में टोटल शक्ति में विस्तार किया जा सकता है। एग्जाम्पल भी लिया था परिसीमन वाला। और आर्टिकल 140 कहता है कि अगर इनमें से जो विषय अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड देखे इनके अतिरिक्त इनसे कोई संबंधित विषय है तो संसद सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर सकती है उन विषयों को भी। ओवरऑल ये आर्टिकल 138 से लेकर 140 तक के जो आर्टिकल हैं वो संसद को शक्ति देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में वृद्धि कर दे, कमी नहीं कर सकती, लेकिन ये संसद की शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बढ़ाने की शक्ति संसद को देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी निर्णय, कोई भी डिक्री, कोई भी आदेश अन्य जो जितने भी न्यायालय हैं उन सब के लिए बाध्यकारी होता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संपूर्ण देश में एक विधि का अधिकार होता है, यानी एक कानून की तरह वो मान्य होगा जब तक कि भारत की संसद उससे संबंधित कोई कानून ना बना दे, तब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही एक कानून का कार्य करता है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पावर बताता है जो संपूर्ण देश पर लागू होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जितने भी निम्नतम न्यायालय हैं उनके लिए तो बाध्यकारी कर दिया गया है और बाकी संपूर्ण देश के लिए वो निर्णय मानना पड़ेगा क्योंकि वो एक कानून बन जाता है जो भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुना देती है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 142, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक आर्टिकल जो कि आजकल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा यूज लेता है। आर्टिकल 142 को, आर्टिकल 142 का सब क्लोज 1 है वो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय की शक्ति देता है।
यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण न्याय का क्या मतलब होता है? पूर्ण न्याय का मतलब होता है कि किसी भी निर्णय के अंदर केवल सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जांच करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, इतनी जांच नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी न्यायालय मामले की सुनवाई के दौरान पूर्ण न्याय कर सकता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो है अभी जो राम मंदिर, जो अयोध्या वाली भूमि का आवंटन हुआ था, उस मामले को अगर हम नोटिस करें तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय किया था। किस तरीके से पूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट लागू किया था उसके देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले, नॉर्मली मामलों में क्या होता है कि एक व्यक्ति सही बोल रहा होता है, दूसरा व्यक्ति झूठा होता है, और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय फैसला करता है कि जो सच बोल रहा है वो कौन है, और सच और झूठ को पहचानता है, फिर झूठे व्यक्ति को सजा देता है। ये नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, किसी भी न्यायालय का यही निर्णय होता है। हर मामले में वो सच और झूठ को पहचानते हैं और झूठ को सजा दे देते हैं। लेकिन पूर्ण न्याय में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट सच को तो मान ही लेगा, लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोल भी रहा होगा उसके साथ भी इंसाफ करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के लिए राम मंदिर को लेते हैं। राम मंदिर में जब फैसला राम मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भूमि राम मंदिर के लिए आवंटित करवा दी, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनवाने के लिए एक निश्चित भूमि वहीं साइड में उपलब्ध करवाई थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, इससे ही बोलते हैं पूर्ण न्याय। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये जानता है, अपना निर्णय देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच कर ली थी कि ये भूमि राम मंदिर के लिए ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि पिछले कई सालों से वहां पर एक मस्जिद है, एक धर्म की आस्थाएं जुड़ी हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय करते हुए वो भूमि तो राम मंदिर ट्रस्ट को दिला दी, और जो उसके लोगों की आस्थाएं आहत ना हो इसके लिए साइड में एक और भूमि है वो मस्जिद के नाम पर दिला दी थी। इससे बोलते हैं पूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट। पूर्ण न्याय में सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का निर्णय कर सकता है जिसमें लोगों के साथ इंसाफ हो। और हाल ही में एक घटना, मतलब 2023-24 में एक और घटना घटित हुई थी। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया था, जो कि पहले राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक सिस्टम बना रखा था जिसे बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूर्ण रूप से निरस्त किया। न केवल निरस्त किया, जबकि भारत की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, इस बैंक को आदेश भी दिया था कि आपके पास जितने भी डेटा हैं उसको आप जितना जल्दी हो सके, यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो एक टाइम दिया था कि इस टाइम तक आपको अपने इस जितने भी डाटा है उसको पब्लिश तक करना है। क्यों करना है? यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट लागू किया। पूर्ण न्याय का मतलब था कि जो डेटा आपने चोरी कर रखे हैं, यानी कि गुप्त रूप से रखे हैं, उस डेटा को आप पब्लिश कीजिए, क्योंकि भारत की जनता को सूचना पाने का अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट लागू करता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले जाते हैं जहां पर तलाक जैसे केस बन जाते हैं, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अक्सर यही घोषणा करता है कि दोनों पति पत्नी को 6 माह के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि आप लोग साथ रहिए, कोशिश कीजिए कि आपके बीच में जो भी मतभेद है वो मिट जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी जो निर्णय होता है वो पूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए ही होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जब पूर्ण न्याय होता है उन बच्चों के साथ, क्योंकि हर कोई जानता है कि तलाक के बाद बच्चों की दुर्गति हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए माता पिता जो कि अलग होने पर उतालू हो जाते हैं उनको भी यही सलाह देता है कि आप 6 माह ट्राई तो कीजिए। तो ये जो अलग प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं वो आर्टिकल 142 के तहत होते हैं। सबसे अलग चीज थी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 142 ही लगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को अथाह सागर के समान बड़ा कर देता है। यहाँ पर जो निर्णय आते हैं उसमें सच और झूठ को नहीं पहचाना जाता, यहाँ पर लोगों के साथ इंसाफ किया जाता है, उससे बोलते हैं पूर्ण न्याय। फॉर एग्जाम्पल, राम मंदिर में न केवल हिंदू जो कि राम जी के पूजक थे उनको इंसाफ मिला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की कि जो बाबरी मस्जिद के उपासक थे, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय थे, उनकी भी भावना आहत ना हो, इसलिए एक और भूमि आवंटित करवाई। ये होता है पूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट, जो कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है। पूर्ण न्याय वैसे हाई कोर्ट भी कर सकता है। फिर आता है
इसी आर्टिकल 142 का सब क्लोज 2 और इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल हमने पढ़ा था 129। 129 में हमने देखा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर सजा भी दे सकता है, और ये जो सजा वाली शक्ति है वो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को देता है। आर्टिकल 142 दो प्रकार की शक्तियों की बात करता है। पहली, पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी प्रकार का अलग निर्णय दे सकती है जिसमें केवल सच और झूठ ही नहीं होगा, उसमें इंसाफ होगा और सबके साथ होगा। यह होता है पूर्ण न्याय। और दूसरा आता है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी पूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखती है, उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना करने पर, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिस्थिति में, सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को सजा भी दे सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर पूर्ण न्याय के लिए कोई आदेश पारित कर दिया और उसके बाद अगर सामने वाले व्यक्ति इस आदेश को नहीं मानते हैं तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है कि वो सजा भी सुना सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को वेरी पावरफुल बनाता है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक और शक्ति जिसे बोलते हैं एडवाइजरी पावर, सलाहकारी शक्ति। सलाहकारी शक्ति आर्टिकल 143 के तहत है। आर्टिकल 143 के तहत अगर राष्ट्रपति को किसी भी मामले में ऐसा लगता है कि इसमें कोई विधि का सारभूत तत्व निहित है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह मांग सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हम ध्यान में रख सकते हैं, वो है बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद में कोई केस नहीं गया था, राष्ट्रपति ने सलाह ली थी। 1960 का ये केस है। इस केस में राष्ट्रपति ने सलाह ली थी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या किसी संसद को यह शक्ति है कि वो बिना संविधान में संशोधन किए अपने किसी भू क्षेत्र को अन्य देश को समर्पित कर सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देते हुए ये कहा था कि संसद अगर अपने भू क्षेत्र को अन्य देश को देना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में संसद को संविधान में संशोधन कर देना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिकल 1 है वो भारत के पूरे संवैधानिक क्षेत्र को, भारत के पूरे संघ क्षेत्र को डिफाइन करता है। इस संघ क्षेत्र में कमी या वृद्धि संविधान में संशोधन करके ही होनी चाहिए। ऐसी एक सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी थी इस बेरुबारी वाद में। और अभी भी हमने देखा था कि 2015 में 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत सरकार ने कुछ एन्क्लेव खुद लिए और कुछ एन्क्लेव बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता करने के लिए, यानी सीमा मामला विवाद सुलझाने के लिए कुछ एन्क्लेव आदान प्रदान किए थे। ये 100वें संविधान संशोधन द्वारा 2015 में किया गया था। वो बताता है कि किसी भी भूखंड को देने और लेने के लिए संसद को संविधान संशोधन करना चाहिए। यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जा सकती है आर्टिकल 143 के तहत। अब क्या राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो जवाब है जी नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यहां दो बातें ध्यान में रखना। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति दो प्रकार के मामलों में सलाह मांग सकते हैं। एक ऐसे मामले जो कि संविधान लागू होने से पहले के थे, दूसरे ऐसे मामले जो संविधान लागू होने के बाद के थे। अगर संविधान लागू होने से पहले का कोई भी मामला है तब सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने के लिए, लेकिन अगर वो संविधान लागू होने के बाद का कोई मामला बनता है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं है कि आप निर्णय सलाह देनी ही पड़ेगी आपको, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और राष्ट्रपति के लिए तो किसी भी परिस्थिति में सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 कहता है कि देश के जितने भी सिविल प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे। ओवरऑल मतलब क्या है कि जो सिविल सर्वेंट है और न्यायालय के न्यायिक अधिकारी होते हैं वो सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के सहायक हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निर्णय को लागू करवाने के लिए या किसी भी निर्णय पर जो भी मामले बनते हैं स्वतः संज्ञान लेने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए इन अधिकारियों का यूज ले सकता है। यानी ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं, ये आर्टिकल 144 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 145 ये भी काफी स्पेशल है, इंपॉर्टेंस भी रखता है। जैसे आर्टिकल 118 संसद को, यानी कि संसद के दोनों सदनों को अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है, वैसे ही आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है अपने न्यायिक मामलों में नियम बनाने का। यानी कि किस मामले में किस नियम का पालन किया जाएगा, इन सभी नियम बनाने की शक्ति
सुप्रीम कोर्ट को है और वो आर्टिकल 145 कहता है। जितने भी आप नियम देखते हो वो सारे के सारे नियम सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा करते वक्त संसद के नियमों का ध्यान में रखेगा। यानी कि संसद ने अगर कोई कानून बना रखा है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ध्यान में रखते हुए अपने नियम बनाएगा, और ये आर्टिकल 145 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 146 भी है। आर्टिकल 146 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति सीजेआई करेंगे। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है जो कि न्यायिक पृष्ठभूमि का नहीं है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेनी चाहिए। यह आर्टिकल 146 कहता है। यूपीएससी की सलाह कब लेनी है? जब जिस अधिकारी को आपने नियुक्त किया वो न्यायिक पृष्ठभूमि का नहीं है। अगर कोई न्यायिक पृष्ठभूमि का है तब आपके लिए यूपीएससी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सीजेआई अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं या इसके लिए भी नियम बना सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है अपने लिए नियम बनाने की। उसके बाद आर्टिकल 146 का सब क्लॉज 2 भी है, और सब क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों के लिए सेवा व शर्तें निर्धारित कर सकता है, और ऐसा करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे। यानी राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी नियुक्त किए हैं आर्टिकल 146 के सब क्लॉज 1 के तहत, उन कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, और ये सेवा शर्तें राष्ट्रपति की अनुमति से ही करेंगे। तो ये था आर्टिकल 146 का सब क्लॉज 2। उसके बाद एक और सब क्लॉज बना रखा है 146 का सब क्लॉज 3, और ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी कर्मचारी और सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते हैं वो सभी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे, और इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद आता है आर्टिकल 147। आर्टिकल 147 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों के अंतर्निहित विषयों की जब व्याख्या करेगा तब वो सुप्रीम कोर्ट भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 जैसे जो पूर्व के अधिनियम हैं उनको उनके संदर्भ में व्याख्या देगा। ओवरऑल मतलब क्या हुआ इस आर्टिकल का? इसका मतलब हुआ कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्याख्या है, वो भारत के पारंपरिक रूप से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी के अनुसार रहेगी। यानी कि हमने जब संसदीय व्यवस्था अपनाई थी तब भी हमने यही रीजन दिया था कि भारत पिछले कई सालों से संसदीय व्यवस्था के अधीन जी रहा है, अधीन शासन के तहत रह रहा है। ऐसी परिस्थिति में आगे भी हम संसदीय व्यवस्था अपनाएंगे। वैसे ही आर्टिकल 147 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने निर्णय सुनाता है तब वो 1935 के अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1947 के ये जो अधिनियम है बड़े बड़े, इन अधिनियमों में अगर कोई विषय दे रखा है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करेगा। यह आर्टिकल 147 था। तो दोस्तों, भारत की सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये कुछ अधिनियम थे। इन अधिनियमों के कुछ आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों के तहत हमने 124 से लेकर 147 तक के जो आर्टिकल हैं वो भारत की सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थे, और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित इन आर्टिकल में से हमने प्रत्येक पर चर्चा की। चर्चा करने के साथ हमने कोशिश की कि इनकी इन डेप्थ आपको समझ हो सके, आप इनके प्रति अपनी एक बेटर समझ बना सके इसके लिए। और दूसरा, संविधान को एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पढ़ने के लिए हमने आर्टिकल वाइज इनको पढ़ा था, और कोशिश की थी कि इनके प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी हो सके और हम अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड दो और चीजें हैं जो कि अधिकांशतः संविधान में नहीं भी है लेकिन सिलेबस का पार्ट बन जाती है। वो है PIL और दूसरी न्यायिक सक्रियता। तो इन दोनों टॉपिक पर एक और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की कुछ और शक्तियां भी हैं, जैसे कि जो हमने पहले भी पढ़ी है आर्टिकल 71 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुनवाई हो सकती है। तो ऐसी कुछ और हैं जो कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों के पद मुक्ति में यानी कि पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाती है। वो कुछ और अन्य ऐसी शक्तियां हैं उनके बारे में, और
सुप्रीम कोर्ट की PIL यानी कि जनहित याचिकाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।